दोस्तों जरा सोचिए, बॉर्डर पर जब गोली चलती है तो क्या वो गोली यह देखकर आती है कि सामने ऑफिसर खड़ा है या जवान खड़ा है? नहीं ना। फिर सवाल यह उठता है कि जब खतरा दोनों के लिए बराबर है तो उस खतरे के बदले मिलने वाला भत्ता आखिर अलग अलग क्यों है? यही वो सवाल है जिसने आज पूर्व सैनिकों के संगठन को सोचने पर मजबूर कर दिया है और इसका जवाब शायद 8th पे कमीशन में मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इस पूरे मामले को शुरू से आखिरी तक इन बातों को हम गहराई से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे, जिसे शॉर्ट में हम एमएसपी कहा करते हैं। यह कोई आम भत्ता नहीं हुआ करता है। यह खास तौर पर सेना के जवानों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी नौकरी बाकी सरकारी नौकरियों जैसी नहीं होती है। जरा सोचिए, असीमित जोखिम, बॉर्डर पर तैनाती, ऊंचाई वाले इलाकों में सेवा, आतंकवाद विरोधी अभियान, परिवार से लंबी दूरी, बार बार ट्रांसफर और कई ऐसे मौलिक अधिकार जो एक आम नागरिक को तो मिलते हैं लेकिन सैनिक को नहीं मिलते हैं। इन्हीं सब चीजों की भरपाई के लिए उन्हें एमएसपी दी जाती है। अब यहीं से शुरू होता है असली मुद्दा। आज के हिसाब से यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कमीशन्ड ऑफिसर्स को हर महीने मिला करते हैं 15,500 रुपये और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी एमएनएस ऑफिसर्स को मिला करते हैं 10,800 रुपये और जेसीओ और अदर रैंक्स यानी जवानों को मिला करते हैं सिर्फ 5,200 रुपये। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, जब खतरा और बलिदान और मुश्किलें सब लगभग बराबर है तो यह भत्ता 3 गुना अलग आखिर क्यों है? अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वेटरन से यह नहीं कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी, प्रमोशन या रैंक के हिसाब से मिलने वाले फायदे बराबर होने चाहिए। नहीं, उनकी मांग बहुत साफ है, सिर्फ वो हिस्सा बराबर होना चाहिए जो खतरे और मुश्किलों की भरपाई के लिए दिया जाता है। उनका तर्क है, युद्ध में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, बॉर्डर पर, ऊंचाई वाले इलाकों में, जंगल में या रेगिस्तान में हर सैनिक एक जैसे खतरे का सामना करता है। एक गोली, एक बारूदी सुरंग, एक तोप का गोला या एक हिमस्खलन, यह कभी नहीं पूछता है कि सामने ऑफिसर खड़ा है या जेसीओ है या वो सिपाही खड़ा है। और एक और बड़ी बात, हर सैनिक चाहे वो ऑफिसर हो या वो जवान हो, असीमित जोखिम को स्वीकार करता है। मतलब कभी भी युद्ध में भेजा जा सकता है, कभी भी खतरनाक इलाके में तैनात किया जा सकता है और कभी भी अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। तो एक्स सर्विसमैन कहते हैं कि जब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए इक्वल है तो इसका मुआवजा आखिर अलग क्यों है? सोचिए, सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ठंड, लद्दाख की ऊंचाइयां, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल हो गए या रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी हो गई। अब वेटरन्स का कहना है कि यह मुश्किलें जगह की वजह से होती हैं, रैंक की वजह से नहीं होती है। तो फिर भत्ता रैंक के हिसाब से क्यों तय होता है? अब यहाँ आता है इस कहानी का एक बड़ा मोड़। यह मामला सिर्फ बातचीत या मांग तक सीमित नहीं रहा है, यह अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है। वेटरन्स ने इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर की हुई थी जो पहुंची है दिल्ली हाई कोर्ट में। मामला था वो एसपी सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, वो साल 2024 का। अब सुनिए वहां पर क्या हुआ। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह ऑर्डर तो नहीं दिया कि सरकार एमएसपी को बराबर करे, लेकिन कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि यह मांग यहाँ पर गलत है। कोर्ट ने कहा कि पे फिक्सेशन यानी वेतन तय करने का काम मुख्य रूप से पे कमीशन जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं का है और अदालतें आमतौर पर जटिल वेतन ढांचों में तब तक दखल नहीं देती हैं जब तक कोई साफ संवैधानिक उल्लंघन न हो। यानी कोर्ट ने यह गेंद वापस से सरकार और आने वाले पे कमीशन के पाले में डाल दिया है और यहीं से वेटरन्स पूर्व सैनिकों के संगठन ने अपना पूरा फोकस अब 8th सेंट्रल पे कमीशन पर लगा दिया है। अब मेरे दोस्तों यहाँ आता है सबसे दिलचस्प वाला हिस्सा, दुनिया के बाकी देश यह मामला आखिर कैसे संभालते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां 2 अलग अलग प्रिंसिपल चलते हैं। पहला बेसिक पे जो रैंक और सेवा के सालों के अकॉर्डिंग तय हुआ करता, और दूसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क कंपनसेशन यानी जो भत्ता खतरनाक इलाकों में सेवा देने पर मिला करता है, जैसे कि होता है इमिनेंट डेंजर पे। यह भत्ता लगभग सभी योग्य सैनिकों को बराबर दर पर मिला करता है, चाहे रैंक हो कोई भी हो। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट का यह भत्ता करीब $225 प्रति महीना होता है और फ्लैट रेट पर होता है, यानी सबके लिए इक्वल होता है।
और ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही मॉडल चलता है। वहां पर चलता है ऑपरेशनल अलाउंस, तैनाती से ये जुड़ा हुआ होता है और रैंक से नहीं होता है। यानी इन देशों की सोच बिल्कुल साफ है। रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भरपाई सैलरी से होती है, लेकिन युद्ध का खतरा तो माहौल से आता है, रैंक से नहीं आता है। इसलिए उसका मुआवजा सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अब भारत की सिचुएशन से अगर हम इसको तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। भारत में एमएसपी रैंक के हिसाब से बटी हुई है। ऑफिसर, एमएनएस और जवान तीनों को अलग अलग रकम मिलती है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में यह खतरे का भत्ता लगभग सबको इक्वल मिलता है। भारत में ऑफिसर की एमएसपी जवान की एमएसपी से करीब 3 गुना ज्यादा होती है, जबकि वहां हर सैनिक को एक जैसा जोखिम भत्ता मिला करता है। अब पूर्व सैनिक कहते हैं कि भारत में तो पहले से ही बेसिक पे, रैंक, प्रमोशन, कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेंशन के जरिए रैंक का फर्क साफ दिखा करता है। तो फिर एमएसपी को सिर्फ उस साझा तकलीफ की भरपाई के लिए क्यों न रखा जाए जो हर सैनिक झेला करता है, चाहे वो दुश्मन की गोलाबारी से हो, ऊंचाई की सेवा से हो या परिवार से दूरी की हो। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का रुख यह रहा है कि एमएसपी सिर्फ जोखिम भत्ता नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा घटक है जिसे हर पे कमीशन ने रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैरियर प्रोग्रेशन जैसी कई बातों को ध्यान में रखकर तय किया हुआ है। और मेरे दोस्तों, एक और दिलचस्प बात है यहाँ पर, कुछ एक्स सर्विसमैन के संगठन यह भी सवाल उठा करते हैं कि एमएनएस अफसरों को जवानों से ज्यादा एमएसपी आखिर क्यों मिलती है, जबकि जो हमारे फाइटिंग ट्रूप सोल्जर हैं लंबे समय तक फॉरवर्ड इलाकों में सीधे खतरे का सामना करते हैं। हालांकि यह सिर्फ कुछ संगठनों का तर्क है और सरकार का यह कहना है कि एमएसपी कई पहलुओं को ध्यान में रखकर तय हुआ करती है, जबकि एक्स सर्विसमैन के संगठन का यह मानना है कि अगर एमएसपी बराबर हो जाए तो इसका सीधा असर सैनिकों के मोराल पर पड़ेगा। इससे यह भावना यहाँ पर स्ट्रांग होगी कि हर सैनिक का जोखिम बिल्कुल बराबर के महत्व को रखता है। हालांकि यह असर वाकई कितना होगा यह तो नीति निर्माता और पे कमीशन ही यहाँ पर तय किया करेंगे। लेकिन इसका एक बड़ा पहलू यहाँ पर पैसों का भी होता है। जेसीओ और अदर रैंक्स की संख्या बहुत बड़ी है, तो अगर एमएसपी यहाँ पर इक्वल होती है तो इसका सीधा असर सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा, साथ ही पेंशन पर भी असर पड़ेगा। तो सरकार को फैसला लेते वक्त फाइनेंशियल पहलू और सैनिकों के राइट्स दोनों को साथ लेकर चलना यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं फिर आगे क्या हो सकता है। पूर्व सैनिकों के संगठनों ने 8th पे कमीशन से ये मांग की हुई है कि मौजूदा एमएसपी ढांचे की वजह को फिर से यहाँ पर उसको जांचा जाए और इंटरनेशनल मॉडल्स का यहाँ पर अध्ययन किया जाए और यह देखा जाए कि क्या सैन्य कठिनाई रैंक से जुड़ी रहनी चाहिए। सभी रैंक के लिए एक समान एमएसपी पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल फैसला नहीं आया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह है कि अब आगे क्या हो सकता है। इसके कई रास्ते खुले हैं, जैसे कि पहला, मौजूदा ढांचा वैसे का वैसा बना रहे, और दूसरा, सभी कैटेगरी की एमएसपी को बढ़ाया जाए लेकिन फर्क बना रहे, और तीसरा, अफसरों और जवानों के बीच का यह फासला कम किया जाए, और चौथा, सबसे बड़ा बदलाव, सभी रैंक के लिए एक जैसी एमएसपी को लागू कर दिया जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पे कमीशन कुछ भी सुझाव दे, आखिरी फैसला तो सरकार का ही होना है। तो मेरे दोस्तों, यह है पूरा मामला इक्वल एमएसपी मूवमेंट का। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह सवाल है यहाँ पर सम्मान का, बराबरी का और उस बलिदान की पहचान का जो हर सैनिक, चाहे वो ऑफिसर हो या जवान हो, देश के लिए वो देता है। 8th पे कमीशन इस पर अब क्या फैसला लेता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि यह मुद्दा अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि एमएसपी सभी के लिए यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मेरे दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो कीजिए और सभी के पास इस वीडियो को जरूर भेजिए। अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट को जरूर आप फॉरवर्ड कीजिए। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।